नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 8वीं क्लास की है सामाजिक विज्ञान, इसमें ज्योग्राफी का 7वां चैप्टर है जनसंख्या। तो आज इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके साथ ही जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि राजस्थान का मानचेस्टर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, राजस्थान का मानचेस्टर किसे कहा जाता है। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। और बाकी आप जिस मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, जिस रुचि के साथ पढ़ रहे हैं, इसी रुचि के साथ पढ़ते रहें, लगातार, निरंतर, स्टेप बाय स्टेप। एक देखिए, जो लास्ट चैप्टर था उसमें 5-6 लाइनें थी बीच में, वो रह गई थी, मुझे भी ध्यान नहीं रहा। आपने बताया तब ध्यान में रहा कि ये पैराग्राफ छूट गया है। ये दोस्तों जो लास्ट वीडियो में एक पैराग्राफ था स्वामित्व के आधार पर, ये रह गया था, मिस हो गया था बीच में। इसको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, स्वामित्व के आधार पर हमने देखा था कि उद्योग कितने जो अलग अलग प्रकार के हैं। तो स्वामित्व के आधार पर हैं, कच्चे माल के आधार पर हैं, आकार के आधार पर हैं। आकार में हमने देखे थे कुटीर, फिर लघु, वृहत। तो अब स्वामित्व के आधार पर देखते हैं। एक तो होता है निजी क्षेत्र, एक होता है सार्वजनिक, एक होता है संयुक्त और एक होता है सहकारी क्षेत्र। निजी क्षेत्र क्या होता है? स्वामित्व और संचालन व्यक्ति और व्यक्तियों द्वारा। सार्वजनिक क्या होता है? स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा होता है? सरकार के द्वारा। ये तो आपको मैंने कल वैसे भी बताए थे, जब स्वामित्व की चर्चा की थी उस टाइम ये दोनों तो वैसे भी बताए थे। संयुक्त क्षेत्र क्या होता है? निजी और सरकारी दोनों के द्वारा। सहकारी क्षेत्र माल की पूर्ति जो करता है वह कामगार। अभी क्या है ये देख लेते हैं। वे सभी उद्योग जिनका स्वामित्व और संचालन एक या एक से अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ लोगों ने मिल करके और एक क्या लगाया, उद्योग लगाया, इंडस्ट्री लगाई। सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप, कोई उसमें रोल नहीं है, कोई स्वामित्व नहीं है। वो पूरी तरह से कैसा उद्योग कहलाता है? निजी क्षेत्र या निजी उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। पूरी तरह से किसके द्वारा नियंत्रण होता है? सरकार के द्वारा। संयुक्त क्षेत्र में क्या होता है? उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्ति समूहों द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। तो क्या होता है इसमें? सरकार यानी सार्वजनिक, सरकारी और निजी दोनों के द्वारा मिलकर के ये कार्य किया जाता है। दोनों का इसमें जो है वो रोल रहता है, उसको हम संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। सहकारी क्या होता है? उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों का होता है। तो इसमें मित्रों जैसे सरस डेयरी है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। इसमें जो हर व्यक्ति है, अब जैसे सरस डेयरी का आपको बताएं तो इसमें जो दूध बेचने वाले से लेकर के और लास्ट तक सबका योगदान रहता है, सबका हिस्सा रहता है। वो सहकारी क्षेत्र आ जाता है, जहां लोग मिल करके बहुत सी सहकारी चीजों से बहुत सी चीजें मिल करके लोग बना लेते हैं। तो जहां हर व्यक्ति का जो उसमें उत्पादक हो, चाहे कच्चा माल उपलब्ध करवा रहा हो, पूर्ति कराने वाला हो, कामगार हो अथवा दोनों हो, तो उसमें सबका उसमें योगदान रहता है। तो उसको हम कहते हैं सहकारी क्षेत्र। तो ये अलग अलग जो है ये है। तो निजी क्षेत्र हो गया। निजी क्षेत्र फिर से देख लीजिए, केवल निजी जो है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। प्राइवेट, जैसे कोई भी मान लीजिए कोई कोचिंग संस्थान भी है, प्राइवेट लिमिटेड। तो कोई भी जैसे मान लीजिए बिजनेस है, प्राइवेट उसमें लिमिटेड लिखा होता है, यानी पूरी तरह से निजी है वो। सार्वजनिक क्षेत्र होगा, इसमें पूरी तरह से जो है स्वामित्व किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। यही माई बाप होता है उसमें, सरकारी माई बाप है। निजी क्षेत्र में व्यक्ति खुद ही माई बाप होता है। संयुक्त क्षेत्र में दोनों होते हैं, निजी और सार्वजनिक। और सहकारी क्षेत्र के अंदर जो माल की पूर्ति करवाने वाले हैं, कामगार तक हैं, उनका भी इसके बीच में जो है वो एक योगदान रहता है, रोल होता है, हिस्सा होता है। तो ये है आपका स्वामित्व के आधार पर। तो आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या। ये हम पढ़ेंगे। वर्तमान में तेज गति से सामाजिक आर्थिक विकास हो रहा है। जरा सोचिए, यह विकास किसने किया और इसके लिए लोग ही जिम्मेदार हैं?
लोगों का शारीरिक श्रम और मानसिक संमिता दोनों मिलकर प्रकृति में उपलब्ध चीजों के द्वारा अपने लिए अनेक संसाधनों का निर्माण करते हैं जो हमें विकास के पथ पर आगे बढ़ाते हैं। अतः किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है जिनकी उद्यमशीलता पर विकास निर्भर करता है। जनसंख्या और उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन अति आवश्यक है क्योंकि किसी भी क्षेत्र का विकास वहां की जनसंख्या पर ही निर्भर करता है। तो मित्रों, जनसंख्या का किसी भी देश के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जनसंख्या के देखिए बहुत से चीजों के योगदान हैं। अगर अब जैसे चाइना है, तो चाइना ने, आप जानते हैं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या चाइना की है, लेकिन चाइना ने जनसंख्या को अपनी वीकनेस नहीं बनने दिया, उसने इसको अपनी ताकत बनाया। हर व्यक्ति प्राइवेट 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 प्राइवेट, पूरे दुनिया के अंदर चाइना जो है वो छाता है। सारा ये इसको मार्केट चाहिए, हर व्यक्ति के लिए सुविधाएं उपलब्ध है, वहां काम करता है वो, घर पे छोटे छोटे उद्योग खुले हुए हैं हर घर में। तो चाइना ने अपनी जनसंख्या को अपनी ताकत बनाया, कमजोरी नहीं बनने दिया। लेकिन कई स्थान हैं जैसे भारत है, तो भारत में कोई जनसंख्या ताकत नहीं है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी वीकनेस के रूप में उभर के आती है जनसंख्या, क्योंकि संसाधन जो है हमारे पास कम है। सरकार की जो योजनाएं हैं, वो बहुत बड़ा जो सरकार का एक हिस्सा है पैसे का, वो केवल सेवाओं में चला जाता है। जैसे हॉस्पिटल हैं, ये चीजें, कई तरह की जो सेवाएं होती है जो निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है सरकार के लिए। तो ये जनसंख्या पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि किसी देश का विकास कैसे होगा। तो जनसंख्या बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि भारत में पहली जनगणना सन 1872 में की गई, जबकि पहली संपूर्ण जनगणना सन 1881 में की गई थी। इसके बाद प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना का कार्य भारतीय जनगणना विभाग के द्वारा किया जाता है। तो मित्रों, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872। जबकि पहली संपूर्ण जनगणना जो है ये कब हुई? 1881 में। और इसके बाद प्रत्येक 10 साल से जनगणना की जाती है। किसके द्वारा? भारतीय जनगणना विभाग के द्वारा। तो पहली याद रखने के लिए एक तरीका है, याद वैसे तो हो जाता है, बेसिक क्वेश्चन है, फिर भी महात्मा गांधी जी का हैप्पी बर्थडे कब आता है? 1869 में। ये तो आप सब जानते हैं, 2 अक्टूबर 1869। ये तो बच्चे बच्चे को पता है गांधी जी का जन्म दिवस कब आता है। तो गांधी जी के जन्म के 3 साल बाद में पहली जनगणना हो गई। तो गांधी जी की भी काउंटिंग हो गई इसमें। तो ये याद करने के लिए है कि गांधी जी जब 3 साल के होते हैं, 70, 71, 72, तो 1872 में पहली जनगणना होती है। तो ऐसे लोग कुछ हैं जिनका जन्म दिवस कई सन के आसपास है। अब जैसे आप जब राजस्थान के अंदर आंदोलन पढ़ते हैं, किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन, तो उसमें जो भील आंदोलन में आप गोविंद गिरी के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने सम सभा की स्थापना की, डूंगरपुर के बांसिया ग्राम में जिनका जन्म होता है, तो उनका जन्म कब होता है? 1858 में। यानी 1857 की क्रांति के 1 साल बाद में गोविंद गिरी जी का जन्म होता है। तो कुछ लोगों के सन आप याद कर सकते हो, उनको किसी चीज से जोड़ दो। अब जैसे गोविंद गिरी है, तो उनका यह हिंट है कि 1857 की क्रांति के 1 साल बाद में गोविंद गिरी जी का जन्म हो गया। इस तरीके से आप लिंक जोड़ सकते हो। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.7% भाग राजस्थान में निवास करता है। कितना? 5.7। तो मित्रों, कई बार आंकड़े जो इनमें नए आंकड़े आते रहते हैं, लेटेस्ट आंकड़े, तो उसके अनुसार कई बार कुछ चेंज भी हो जाता है। ये तो जो 2011 के अनुसार जो मेन आंकड़े हैं वो आपके सामने बता रहा है। तो अगर आपको कुछ किंतु परंतु मिले तो उसमें कोई आश्चर्य मत करना आप। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है राजस्थान में? 5.7%। कई दूसरे राज्य जैसे बिहार, बंगाल और केरल की तुलना में यहाँ की आबादी उतनी सघन नहीं है। सघन से मतलब है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उससे 6.9 करोड़ जनसंख्या में से लगभग 75% लोग गांव में रहते हैं। इतनी जनसंख्या में से 75% लोग कहाँ रहते हैं? गांव में, राजस्थान में। राज्य की शहरी आबादी लगभग 25% है, जो छोटे बड़े शहरों में निवास करती है।
इसीलिए मित्रों कहते हैं कि भारत गांवों का देश है। राजस्थान है, भारत है, तो इतने ज्यादा लोग जो हैं वो 75% आज भी गांव में रहते हैं। जनसंख्या का वितरण और घनत्व। पृथ्वी की सतह पर आबादी के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। पृथ्वी पर जनसंख्या वितरण असमान है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ क्षेत्र में जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है, जिन्हें सघन क्षेत्र, तथा वे क्षेत्र जहां जनसंख्या कम पाई जाती है उन्हें विरल क्षेत्र कहते हैं। अब जैसे राजस्थान के अंदर भी आप देखेंगे तो जैसलमेर की तरफ जो है वो आपको लोग बहुत कम मिलेंगे, और जयपुर साइड के अंदर बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो ये अलग अलग, तो यहाँ जयपुर साइड में कैसी जनसंख्या सघन होगी, इसके कंपैरिजन में जैसलमेर में कैसी है, विरल है। जैसे राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग के मैदानी क्षेत्र में सघन और पश्चिमी भाग में स्थित थार के मरुस्थल में विरल जनसंख्या पाई जाती है। जो अभी आपको ऊपर बताया वही कह रहे हैं। सघन और विरल क्षेत्र हमें जनसंख्या घनत्व के बारे में बताते हैं। अब क्या होता है जनसंख्या घनत्व, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। जनसंख्या घनत्व एक मापक है जो किसी स्थान की जनसंख्या और उसके क्षेत्रफल में संबंध बताता है। जनसंख्या और उसके क्षेत्रफल में संबंध। एक स्थान के क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, जिसे हम वर्ग किलोमीटर में मापते हैं, पर निवास करने वालों की संख्या बताता है। जैसे राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि बिहार में यह संख्या 1100 से अधिक है। तो यानी राजस्थान के अंदर जो कुल जनसंख्या है, कुल क्षेत्रफल है, उसके अकॉर्डिंग ये बताते हैं कि जैसे राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर में एवरेज कितने लोग रहते हैं, 200 व्यक्ति। ये पूरे राजस्थान का बताया है। अब जैसे आप अलग अलग शहर का देखेंगे तो वो भी अलग अलग मिल जाएगा। जैसलमेर में आपको सबसे कम मिलेगा, इधर सबसे कम घनत्व मिलेगा, जयपुर की साइड बहुत ज्यादा घनत्व मिलेगा, और भी सबके अलग अलग हैं। सभी जिलों के 33 के 33 जिले हैं राजस्थान में, सबका अलग अलग है। तो ये तो आपके सामने एवरेज राजस्थान का बताया है, जबकि बिहार में यह संख्या 1100 से अधिक है। बहुत भयंकर भीड़ है मित्रों बिहार में। मेरा एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू था, तो मैं बीपीएससी गया था। बीपीएससी जैसे आरपीएससी है राजस्थान में, वैसे वहां बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका हेड ऑफिस जो है वो पटना में है। तो इतनी भयंकर भीड़ है, भयंकर से भयंकर। और भोजन भी जो है वो ज्यादातर चावल और ये इस तरह की जो चीजें हैं ये ज्यादा खाते हैं उधर, नॉनवेज, चावल, ये चीजें ज्यादा खाती। तो अतः जनसंख्या घनत्व मापक की इकाई प्रति वर्ग किलोमीटर होती है। उदाहरण के रूप में यदि किसी एक गांव की कुल जनसंख्या 1000 है और उसका क्षेत्रफल है 50 वर्ग किलोमीटर, तो उस गांव में जनसंख्या का घनत्व 1000/50 यानी 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। तो ये है एवरेज। इस तरीके से जो है वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में निकाला जाता है जनसंख्या घनत्व। तो मित्रों इस प्रकार से ये जनसंख्या घनत्व निकालता है। अब जैसे राजस्थान का 200 इसने निकाला है, कैसे निकाला होगा, राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है, राजस्थान की कुल जनसंख्या के अंदर इसने भाग दे दिया राजस्थान के क्षेत्रफल का। तो आप में जो इसमें क्या आ गया, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना जनसंख्या घनत्व होगा वो आ जाएगा। ये सारणी है आपके सामने, ये आपको याद ही करने होंगे, आंकड़े हैं ये। जैसे श्री गंगानगर है तो कुल जनसंख्या 19,69,168 और जन घनत्व 179, यानी एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 179। वर्दी दर जो है वो 10। लिंगानुपात 887। लिंगानुपात का मतलब क्या है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो 887। साक्षरता 69.6, पुरुष साक्षरता 78.5, महिला साक्षरता 59.7। तो ये सारणी आपके सामने है, आपके पास भी होगा, आप इसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये कुल है 33 जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की। तो इसमें देखिएगा ये जनसंख्या है जो 2011 की है 6,85,48,437। ये उस समय के आंकड़े होते हैं, फिर ये तो बढ़ते ही हैं।
और 2021 जो है वो फिर आ रहा है, तो फिर से जनगणना का काम शुरू हो जाएगा। ये आंकड़े सब बदल जाएंगे सारे के सारे 2021 के बाद में। ये जैसे जैसे जनसंख्या का जो गिनती होगी उसमें भी बहुत समय लगेगा। तो अभी तो थोड़ा समय है, आपको नए आंकड़े याद करने की आवश्यकता नहीं है, यही याद कर लीजिए। ये 200 क्या बताया, जनगणना बताया पूरे राजस्थान का। वृद्धि दर 21.3, ये 10 वर्षों की निकाली जाती है। जैसे 2001 से 11 तक, तो ये वृद्धि दर कितनी रही जनसंख्या की, तो 21.3। और इसके अलावा लिंगानुपात कितना है, 928। और साक्षरता 66.1, पुरुष साक्षरता 79.2 और महिला साक्षरता 52.1। तो इनको याद करने के लिए आप जैसे ऐसे याद कर लिया, 200 ये 21.3 है, ये 928 है, इसको आप एवरेज 66 याद कर लो। 79.2 है, इसको 79 याद कर लो। और 79 याद कर लिया, ये 52 है, इसको 52 याद कर लो सीधा। ये 0.1 वगैरह इतनी याद करने की आवश्यकता नहीं है, मेन मेन जो है इनको याद रख लो इसमें। अब इनमें दोस्तों कई आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं, आप अपने पुस्तकों में पढ़ेंगे इनको कि किस में ज्यादा वृद्धि दर हुई है या किस में कमी है, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता कहाँ है, सबसे कम महिला साक्षरता या सबसे ज्यादा महिला साक्षरता। तो इस प्रकार से पूछ सकते हैं। अब जैसे इसमें अगर वृद्धि दर की बात करें तो आप देखिए कि जैसलमेर और बाड़मेर में सबसे ज्यादा वृद्धि दर हुई है। कितनी है, जैसलमेर में 31.8% और बाड़मेर में 32.5%। तो आप देखिए इन दोनों दोनों जिलों में 2001 से लेकर के और 11 तक, इन 10 वर्षों में सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या बढ़ी है एवरेज तुलनात्मक रूप से, तो वो जैसलमेर और बाड़मेर में सबसे ज्यादा, और इनमें से सबसे ज्यादा बाड़मेर में। और अगर जनघनत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ है, 595, यहां सबसे ज्यादा जनघनत्व है। और 500 की रेंज में और जैसे भरतपुर है, भरतपुर का 503 है। सबसे कम जनघनत्व की बात करें तो जैसलमेर में है 17 एवरेज, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं वहां, 17 एवरेज है ये। तो कैसे, ये भी कैसे निकाला होगा, अब जैसे जैसलमेर का जितना क्षेत्रफल है और जैसलमेर की टोटल जनसंख्या, तो जैसलमेर की जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा। राजस्थान के प्रत्येक जिले में जनसंख्या का वितरण असमान है। पश्चिमी राजस्थान में कम तो पूर्वी राजस्थान में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग अकेले जयपुर जिले में रहता है, तो वहीं जैसलमेर में राज्य की 1% से भी कम जनसंख्या पाई जाती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भाग पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यह हमने पहले पढ़ा है। यहाँ जनघनत्व सबसे कम औसतन 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, धौलपुर, जयपुर, टोंक, जयपुर जयपुर दो बार लिख दिया इसने, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा आदि राज्य के पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र के जिले जिनमें राज्य के केवल 20% भाग पर राज्य की लगभग 33% जनसंख्या निवास करती है। तो मित्रों, जहां मैदानी भाग होंगे, नदियां वगैरह होगी, समतल मैदान है, तो वहां निश्चित रूप से जनसंख्या ज्यादा होगी। यहाँ का जनघनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य में सर्वाधिक है। ये जो एरिया हैं पूर्वी राजस्थान के, जैसे अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा। मैदानी भाग में कृषि के अनुकूल परिस्थितियों जैसे समतल मैदान, पानी की उपलब्धता, देश की राजधानी दिल्ली से समीपता, आप मैप में देखेंगे तो आप पूर्वी राजस्थान के दिल्ली पास पड़ेगा। उद्योग, वाणिज्य और परिवहन की आधारभूत सुविधाओं के कारण विकास अधिक होने से जनसंख्या भी अधिक निवास करती है। अरावली पर्वतीय भाग तथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान का मध्यम जन घनत्व पाया जाता है। अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती वाला जो है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। पश्चिमी राजस्थान में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण जनसंख्या कम है।
फिर भी यह ध्यान देने की बात है कि विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में थार मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सघन बसा मरुस्थल है। मित्रों, पूरे राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या जो है वो पश्चिमी राजस्थान में मिलेगी, पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी जैसलमेर में। और लेकिन ये एक चीज जो कह रहा है कि विश्व के अंदर बाकी जो मरुस्थल हैं, सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, ये जितने भी हमने मरुस्थल देखे, उन सब मरुस्थल की तुलना में थार के मरुस्थल में जनसंख्या का जो है वो सघन बसावा ज्यादा है उनके कंपैरिजन में। वहां और भी कम लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी ठीक है। अब आता है जनसंख्या वृद्धि। एक अनुमान के अनुसार ईसा सदी के पहले वर्ष में विश्व की कुल आबादी 17 करोड़ के लगभग थी। यानी कब की बात कर रहा है, जो पहली शताब्दी होती है, ईसा सदी के पहले वर्ष में। और अब ये कौन सा चल रहा है, 2020, यानी 0 से 2020। तो ये 0 के बाद में जो पहला वर्ष है उस समय की बात कर रहा है। तो अब 2020 वर्षों में जनसंख्या कितने से होगी, 700 करोड़ से अधिक। अतः पृथ्वी पर जनसंख्या लगातार बढ़ती चली आ रही है। इसी तरह भारत और राजस्थान की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। तो यह कह रहा है कि सारणी संख्या 1 में देखकर राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर में 30% से अधिक और 15% से कम वृद्धि दर वाले जिलों की सूची बनाइए। किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या का बढ़ना और घटना दोनों ही परिवर्तन है। जनसंख्या परिवर्तन के आकलन के लिए जिस मापक का प्रयोग होता है उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर एक निश्चित अवधि में जनसंख्या में हुए बदलाव या परिवर्तन का आकलन करता है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर एक निश्चित अवधि में जनसंख्या में हुए बदलाव या परिवर्तन का आकलन करता है। अब जैसे मैंने ऊपर आपको जनसंख्या वृद्धि दर बताई, तो आपको क्या बताया कि 2001 और 2011, क्योंकि हर 10 वर्ष बाद में जनगणना होती है, तो 2001 की जनसंख्या और 2011 की जनसंख्या, तो जब हमने 11 में जनसंख्या की गणना की तो हमने वृद्धि दर कैसे निकाली, एक की तुलना में 2011 में कितने परसेंट वृद्धि दर हुई है। क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ेगी, वृद्धि दर जो है लगातार ये बढ़ती ही है। तो जनसंख्या वृद्धि दर, लेकिन बीच में कई ऐसे भी वर्ष आए हैं जहां जनसंख्या में बदलाव खतरनाक हुए हैं, अकाल, महामारी के कारण। तो एक निश्चित अवधि में जनसंख्या में हुए बदलाव या परिवर्तन का आकलन करता है। अगर किसी कारण से किसी स्थान की जनसंख्या किसी एक वर्ष या दशक में पिछले वर्ष या दशक से कम हो जाए तो उसे जनसंख्या पतन या ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं, और यदि बढ़ जाए तो उसे धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। तो हमारे भारत में जो है वो धनात्मक ही होती है, ऋणात्मक कमी होती है, ज्यादा बढ़ती है। जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करने की विधि। जनसंख्या वृद्धि दर पता करने के लिए 3 तरह की जानकारियों की आवश्यकता होती है। किसी स्थान यानी देश, राज्य, जिला आदि की किसी एक समय की आबादी। उदाहरण के लिए 2011 में राजस्थान की आबादी को लेते हैं। राजस्थान की किसी दूसरे समय की आबादी, जैसे हम 2001 की जनसंख्या ले ली। इन 2 वर्षों में कितना अंतराल है। अभी जो मैं ऊपर आपको बार बार 2001 और 11 का उदाहरण दे रहा हूं, ये समझाने के लिए, वही चीज ये बता रहा है। अर्थात हम यह पता करेंगे कि 2001 और 11 में कितने वर्ष हैं। अब हम जनसंख्या वृद्धि दर निम्नलिखित सूत्र से जान सकते हैं। मित्रों, एक बात बिल्कुल क्लियर है, इन बुक्स के अंदर ज्योग्राफी को इतना सुंदर समझा रखा है, मुझे भी इतनी संतुष्टि मिलती है पढ़ा करके, अंदर से इतनी खुशी मिलती है कि वास्तव में हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। इतना अच्छा अच्छा समझा रखा है। ये बेसिक फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको आंकड़े ही याद करने हैं। कोई भी मार्केट से एक गाइड ले लेना एग्जाम के अकॉर्डिंग, उसको रिवाइज कर लेना 2-4 बार। लेकिन ये चीजें आपके टिप्स पर होगी तो पेपर कैसा भी घुमा के आ जाएगा, आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। ये जो बोर्ड की किताबें हैं, मस्ट है। ये तो पहले इसको पढ़ो, फिर जो आपके जचे उसको पढ़ो। तो अब हम जनसंख्या वृद्धि दर निम्नलिखित सूत्र से जान सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, 2011 की जनसंख्या, 2001 की जनसंख्या, ये बीच में माइनस है, बटे 2001 की जनसंख्या इंटू 100।
यानी मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व दशक की जनसंख्या बटे पूर्व दशक की जनसंख्या इंटू 100। अब देखिए इसमें उदाहरण में बता रखा है 2011 में राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437। 2001 में राजस्थान की जनसंख्या 5,65,00,000 और 7,188। कितना जो बीच में अंतराल है 10 वर्षों का है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, वर्तमान जनसंख्या लिखो पहले, माइनस करके पूर्व जनसंख्या लिखो 10 साल पहले वाली, ये लिख दी। अब बटे में पूर्व जनसंख्या वापस लिखो, ये वाली, ये लिख दी, इंटू 100। जब हमें परसेंट निकालना है किसी भी चीज का तो इंटू 100 लिखेंगे। तो जब आप इसको इस तरह से करेंगे तो कितना आ जाएगा सामने 21.31%। और हमने इसको लिख दिया, कहता है राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर प्रति दशक 10 सालों में कितनी हुई है। कौन से 10 सालों में, 2001 से 11, इन 10 सालों में 21.3% रही है। तो ये आ गया आपके सामने। तो ये आपका इस प्रकार से आ गया। इसमें देखिए माइनस, जब ये बीच में माइनस करेंगे तो लगभग 1,20,00,000, मान लीजिए आप एवरेज, आगे भी हो रहा है ये संख्या, एवरेज 1,20,00,000 के आसपास। इसको 100 से गुणा कर दिया, ये जो आया तो इसमें हमने भाग दे दिया इसका 21.30, ये आ जाएगा। जनसंख्या वृद्धि दर 3 कारकों पर निर्भर करता है। और अब देखिए मित्रों, ये तो हमने राजस्थान की निकाली है। अगर भारत की भी निकालें कि 2001 की तुलना में 2011 में 10 की वृद्धि दर कितनी रही है, तो भारत की भी ऐसे ही निकलेगी। भारत की वर्तमान जनसंख्या 2011 के अनुसार, यहां 2001 की भारत की जनसंख्या, यहां 2001 की भारत की जनसंख्या इंटू 100, तो भारत की भी आ जाएगी आगे जितनी भी निकलेगी। ये तो राजस्थान की है। जनसंख्या वृद्धि 3 कारकों पर निर्भर है, जन्म, मृत्यु और प्रवास। यानी जनसंख्या वृद्धि किस पर डिपेंड करती है, इन तीनों पे। इन तीनों कारणों के समीकरण से जनसंख्या में परिवर्तन होता है। हर प्राणी जो पैदा होता है उसकी मृत्यु भी होती है। अतः जन्म और मृत्यु एक जैविक घटना है। हाँ, ये हो सकता है कि मृत्यु का कारण अलग अलग हो। तो कोई प्राकृतिक रूप से अपनी आयु पूरी कर वृद्धावस्था के बाद मर जाता है, तो कोई किसी दुर्घटना के कारण, और कोई कुपोषण या बीमारी से। तो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे कि जन्म और मृत्यु दोनों जैविक घटनाएं हैं और दोनों निश्चित हैं। ये लाइन कितनी सही लाइन है ये, कि हर प्राणी जो कि इस धरती पे जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी एक दिन निश्चित है। तो अभी एवरेज जिस हिसाब से समय में देखें तो अभी हम लोग जितने भी घूम रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आज से अगर आने वाले 100 साल बाद में देखें तो हम में से एक भी नहीं रहेगा। क्योंकि किसी की उम्र 120 साल, 130 साल आज के टाइम में जो है वो बहुत ही मुश्किल आती है, रेयर से रेयर आ जाए तो उसकी फोटो आ जाती है अखबार में। और धीरे धीरे जिस तरह का वातावरण हो रहा है, तो 60 साल भी किसी के आज के टाइम में निकल जाएं तो वो भी बड़ी बात है। 60-65 के बीच में आदमी आके उसका पटाखा बोल जाता है और वो नया जन्म ले लेता है। फिर से शुरू से पढ़ाई करो, एलकेजी, यूकेजी, प्रेप, ये यूं ही चलता रहता है जन्म मरण का चक्कर। तब तक अगले जन्म में हो सकता है कि कोई नई भर्तियां, अलग तरह की जॉब हो जाए। तो जन्म और मृत्यु की संख्या में अंतर से जनसंख्या में बढ़त या घटत होती है, जिसे प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जन्म दर अगर मृत्यु दर से अधिक हो तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। जैसे मान लीजिए जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से अधिक है, कि जितने लोग मर रहे हैं, जैसे एवरेज निकाला जाता है कि मान लीजिए दिल्ली के इतने लोग मर रहे हैं और दिल्ली के जन्म इतने ले रहे हैं, तो जन्म लेने वालों की संख्या ज्यादा है, लोग मर कम रहे हैं, तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। और जन्म दर मृत्यु दर से कम हो तो जनसंख्या में कमी आती है। और अगर दोनों समान हो तो संतुलन बना रहता है। आप्रवास एवं उत्प्रवास के अंतर को जब प्राकृतिक वृद्धि से जोड़ते हैं तब जनसंख्या वृद्धि का सही अनुमान लग पाता है। जैसे प्रवास का अर्थ क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना निवास स्थान बदल लेना, जिसके प्रमुख कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्राकृतिक आपदा हो सकते हैं। तो मित्रों देखिए कितनी सटीक और सही बातें हैं। प्राकृतिक आपदा अभी आप देख ही रहे हैं
चाहे प्राकृतिक आपदा कहें या कोई कहें कि अभी कोरोना वायरस है, और कोरोना के कारण जो मजदूर यूपी, बिहार, झारखंड कहाँ से कहाँ गए हुए थे, कोई मुंबई गए हुए थे, दिल्ली गए हुए थे, बंबई, दिल्ली, इन बड़े बड़े महानगरों में, कलकत्ता, बड़े बड़े महानगरों में गए हुए थे। अब वहां रोजगार का संकट हो गया। 1 महीना निकल जाए, 2 महीना निकल जाए, आगे नहीं निकलेगा समय रोजगार, क्योंकि घर जो है वो सिर्फ बातों से नहीं चलता है। घर चलाने के लिए आपको जीविकापार्जन का साधन चाहिए। पैसे होते हैं तो घर चलता है, नहीं तो नहीं चलता। तो वहां से अब वापस आप देख रहे हैं मजदूर पलायन कर रहे हैं, अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक प्राकृतिक आपदा का उदाहरण दिया है। तो अभी आप लाइव देख रहे हैं इसको, प्राकृतिक आपदा के कारण कितना परिवर्तन हुआ है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति गांव से शहर, और एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, किसी एक देश या राज्य से किसी एक दूसरे देश और राज्य में जाकर बस जाता है, तो इस प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं। अब जैसे बहुत लोग जाते हैं, राजस्थानी हैं, राजस्थान वाले लोग जो ज्यादातर जिनको काम करना होता है, उद्योग धंधे या जिनमें दुकानें वगैरह में काम करते हैं, तो राजस्थान के लड़के ज्यादातर जैसे कलकत्ता है, सूरत है, बंबई है, इन क्षेत्रों की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो ये हो गया। एक स्थान से किसी व्यक्ति के जाने को उत्प्रवास और आने को आप्रवास कहते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य स्थान पे गया है उसको कहते हैं उत्प्रवास, और वहां जो आना है, आने को कहते हैं आप्रवास, यानी आ रहा है, अप्रवास। दो देशों के मध्य होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, और एक देश की सीमा के अंदर होने वाले आवास स्थानांतरण को आंतरिक प्रवास कहा जाता है। तो यहां से लोग बाहर भी काम करने के लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए सरदार है, ज्यादातर सरदार जो है वो आपको कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कनाडा में। बहुत सारे सरदार हैं जो कि कनाडा जाते हैं, आप उनको एनआरआई कहते हैं, बहुत ज्यादा जाते हैं। जो यहां से लोग हैं राजस्थान से, वो बाहर जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये इराक है, उधर चले जाते हैं, इराक चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं। अनुकूल जनसंख्या, हमारे देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति संसाधनों की उपलब्धता में कमी आ रही है, जिससे हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः हमें जनसंख्या वृद्धि दर को घटाना होगा, जिसका सबसे सरल उपाय है हमारा परिवार छोटा रखने के लिए हमें हम दो हमारे दो की विचारधारा को अपनाना होगा। यानी हम दो हमारे दो। यदि प्रत्येक माता पिता की 2 ही संतानें होगी तो जनसंख्या में वृद्धि होना स्वतः ही रुक जाएगा। तो मित्रों, ये चीजें लोगों को जागरूकता जो है ये लानी जरूरी है, वरना आजकल तो बहुत जागरूक हैं। जैसे आज के युवा हैं तो उनको पता है कि रोजगार की कितनी समस्या है। ज्यादा बच्चे होंगे तो उनको पालने में दिक्कत आएगी। आजकल बच्चों की एजुकेशन पूरी चाहिए, और आप जानते हैं कि एजुकेशन भी कितनी महंगी है। तो इसलिए फिर भी है, लेकिन फिर भी कई लोग जैसे आप सोचते हैं कि जो वो तो भगवान की मेहरबानी से होते हैं बच्चे, तो फिर वो 1 और 2 और 3 और 4 5 वो गिनती होती जाती है वो। वो हर साल एक नया बच्चा होता है साहब। तो कई ऐसे भी जो हैं। तो ये तो एक विचारधारा की बात होती है, एक सोच की बात होती है। छोटा परिवार होता है वो सुखी परिवार होता है। तो दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि दर एक बहुत गंभीर समस्या है, और इस पे 2011-12 के आसपास एक मूवी आई थी जो कि पाकिस्तानी मूवी थी। वो अब तक पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जिसने अर्निंग की वो मूवी थी। भारत के अंदर भी उसको अच्छा खासा देखा गया था। वास्तव में बहुत अच्छी मूवी थी। उसमें जनसंख्या वृद्धि के कारण बोल मूवी थी वो। आप उसको अगर कहीं देख सकें तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। बोल मूवी है। इसमें 2 फैमिली की तुलना दिखाई है। एक फैमिली के अंदर आमदनी कम होती है, लेकिन 2 बच्चे होते हैं। वो दोनों बच्चे अच्छी एजुकेशन करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, और अच्छे रोजगार, जो अच्छे जीवन में सफल होते हैं। उसी तरफ एक दूसरी फैमिली दिखाई है जिसमें ये सोच होती है कि बच्चे तो जो है मेहरबानी से होते हैं, जो ऊपर वाला चाहेगा। तो उसके साथ 1 2 4 5 और 6 7 और 8 वो गिनती नहीं खत्म होती उनकी। जबकि उसकी आमदनी आदमी की ठीक है, लेकिन उसके परिवार में हमेशा दुख ही दुख है। इतनी जनसंख्या है कि वो खिलाने पिलाने के लिए भी आप समझ है कहाँ, एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है।
उस मूवी के अंदर बहुत अच्छी चीज दिखाई है, बहुत ही अच्छी मूवी है, आपको देखना चाहिए। ये मत सोचना कि पाकिस्तानी मूवी है, भारत में इस तरह की मूवी बन जाए तो लोग यहाँ हो हल्ला कर देंगे, लेकिन यहाँ ये मूवी बनी है। बोल मूवी बहुत शानदार थी, बेहतरीन मूवी थी। तो ये है, तो परिवार छोटा होने पर सभी सदस्यों में संसाधनों की उपलब्धता अधिक होगी। जनसंख्या स्थिर होने के बाद देश में सामाजिक आर्थिक विकास तेज गति से होगा। अब भारत और राजस्थान में पिछले 6 शताब्दियों में जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना है। अब यहाँ एक किस्सा और याद आ गया, मैं बता देता हूँ। एक बार जो लालू यादव हैं, आप जानते हैं बिहार के सीएम रहे हैं, तो लालू यादव के बच्चे कितने हैं? 10, 11, 12 के आसपास शायद इस तरह की संख्या है। 10, 11 तो हैं कम से कम। तो एक बार ये जनसंख्या को रोकने के लिए भाषण दे रहे थे कि जनसंख्या वृद्धि को रोको और ये ऐसे होता है वैसे होता है। तो कोई पत्रकार ने पूछ लिया होगा, साहब आप जनसंख्या दुनिया को कह रहे हो जनसंख्या वृद्धि को रोको, और हम दो हमारे दो, आपके खुद के कितने बच्चे हैं? 10, 11 बच्चे हैं। तो चूंकि लालू जी का अंदाज अलग ही है, हंसी मजाक वाला, उन्होंने कहा कि खुद के 10, 11 हैं, इसलिए तो दुनिया को बता रहे हैं कि 2 बच्चे ही अच्छे होते हैं। तो इस तरह से एक घटनाक्रम होता है। तो भारत और राजस्थान में पिछले 6 शताब्दियों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना, अब ये वाला जो है ग्रीन, ये बताया है भारत का, और ये है राजस्थान का रेड वाला। तो इसमें बताइए, देखिए 1951, 61, 61 से 71, 71 से 81, 81 से 91, 91 से 1 और 1 से 11। तो सभी रेड रेड हो गया। तो अब ग्रीन वाला पहले भारत का देखिए, 21.61% की वृद्धि होती है 51 से 61, फिर 84.8 61 से 71, और फिर 24.66 थोड़ा सा कम हुआ, पहले वाले 10 के वृद्धि दर से थोड़ी सी कम, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई, और 2001 से 11 का जो वृद्धि दर है वो और कम हुई, और 17.64। तो सरकार ने जो इतने अभियान वगैरह चलाए हैं, लोगों में जागरूकता आई है, तो उसका फर्क पड़ा है। और राजस्थान में भी देखिएगा आप, तो 51 से लेकर के 11 तक कितने 10 के वृद्धि दर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हैं। तो पहले 51 से 61 जो है, इसमें 26.2 की वृद्धि दर परसेंट की, फिर नेक्स्ट में ये 27.83, फिर 32.97, 71 से 81 में खूब वृद्धि दर हुई, फिर कम आए, फिर वापस कमी आई 28.44, और फिर एवरेज जैसे 24.8, 24.66 है, उसी प्रकार का यहाँ 28.4 और 28.4 ये मिलेगा आपको, और फिर है 21.44। तो ये इस प्रकार से है। भारत और राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को ऊपर दिए आरेख से जानने का प्रयत्न करें। आप देखेंगे कि 51-61 के दशक से 2001-11 तक राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि दर भारत की तुलना में अधिक रही है। यानी राजस्थान की जो वृद्धि दर है वो भारत के कंपैरिजन, जो कुल है भारत का, उसके एवरेज में राजस्थान में ज्यादा रहा है। पिछले दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में तेजी से कमी आई है, यह आपने देख भी लिया। बाड़मेर और जैसलमेर में जनसंख्या में सबसे अधिक और गंगानगर में सबसे कम वृद्धि हुई है। आपने जो ऊपर हमने जनसंख्या वृद्धि दर आपको दिखाई थी, 31.5, 32.5 के आसपास थी, बाड़मेर और जैसलमेर की सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुई है इन क्षेत्रों में, क्योंकि बाहर से भी लोग यहां खूब गए हैं। और गंगानगर में सबसे कम वृद्धि हुई है। गंगानगर में एक चीज बड़ी जोरदार है, यहां जो गंगानगर में गया था, मावे की जो बर्फी बनती है वहां। अब चूंकि वहां जो गाय भैंसे होती है उनको वो हरा चारा खिलाते हैं जो उनके खेतों में होता है, और खूब देसी चारा होता है बिना कोई मिलावट का। तो चूंकि वो हरा चारा उतना खाएगी, खाने के लिए बहुत कुछ होता है गाय भैंसों के लिए, तो जब उतना अच्छा सामान खाएगी तो दूध जो होगा वो भी मीठा होता है, नेचुरली बहुत अच्छा दूध होता है। और उस दूध से जो मावे की बर्फी बनती है, जिसको खोवा भी कहते हैं, वो बहुत अच्छा होता है, स्वाद भी खूब होता है। राजस्थान के 8 जिलों में जनसंख्या में वृद्धि भारत की औसत अंक से कम रही। 8 जिलों में भारत की जो औसत वृद्धि दर है 17.6, इससे कम रही। कौन कौन से हैं? तो गंगानगर के अलावा कौन कौन से हैं? झुंझुनू, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़,
सीकर, हनुमानगढ़ और टोंक। तो इसमें देख लीजिए आपकी गंगानगर और हनुमानगढ़, तो ये जिले तो बीकानेर संभाग के हो गए। और इधर ये देखिए फिर ये झुंझुनू है, और पाली, बूंदी, चित्तौड़, सीकर और टोंक ये और हैं। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति मानव प्राकृतिक संसाधनों द्वारा ही पूरा करता है, लेकिन समस्या यह है कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों में वृद्धि नहीं होती, अतः संसाधनों में धीरे धीरे कमी आती जाती है। हमारे देश में भी खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन तो ये मित्रों एक चार्ट बताया इन्होंने, जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न उत्पादन की तुलना। अब जनसंख्या करोड़ों में और खाद्यान्न का उत्पादन भी करोड़ टन में, ये वर्ष बताए हैं, वित्त वर्ष। अब आप इसमें देखिए जनसंख्या वृद्धि दर तो जा रही है यूं तूफान की तरह, और खाद्यान्न जो है वो बेचारा रिस रिस के थोड़ा 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 बढ़ रहा है, और जनसंख्या वृद्धि दर बिल्कुल बूम पे जा रही है। तो यही है खाद्यान्न के अंदर एक लिमिटेशन, सरकार फिर भी प्रयास कर रही है। सरकार देखिए खाद्यान्न को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करती है, ऐसा नहीं है कि सरकार की कई जो माइनस पॉइंट भी रहते हैं, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन के लिए सरकार बहुत प्रयास करती है, क्योंकि सबको पता है कि अन्न आएगा कहां से, जनसंख्या तो बढ़ रही है। तो खाद्यान्न के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आप देखिए खाद्यान्न के अंदर भी वृद्धि हुई है, लेकिन जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ी है उस अनुपात में खाद्यान्न में वृद्धि नहीं हुई है। हुई तो है, बहुत अच्छी स्थिति में हुआ है, लेकिन इस अनुपात में नहीं है। खाद्यान्न की तुलना में जनसंख्या में वृद्धि अधिक हुई, जिससे अब भी खाद्यान्न का संकट बना हुआ है। ऐसी स्थिति में कृषि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए आधुनिक सिंचाई और तकनीक का सहारा लिया गया है, क्योंकि जनसंख्या के साथ पृथ्वी के क्षेत्रफल को नहीं बढ़ाया जा सकता। बढ़ती आबादी के लिए मकान, उसके आवागमन के लिए परिवहन के साधन, सड़क, रेल मार्ग आदि और उसके रोजगार के लिए भी भूमि की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। अतः जनसंख्या में हो रही वृद्धि को कम करना अति आवश्यक है। अब आता है लिंगानुपात। लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि प्रति 1000 पुरुषों पे, यानी 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है, उसको हम कहते हैं लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। भारत में केरल और पुदुचेरी में ही स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। अतः अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम है, जो बड़ी चिंता का विषय है। लिंगानुपात से हमें समाज में महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात 928 है, जबकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंगानुपात केवल 888 है, जो कि अत्यंत कम है। यानी 6 वर्ष से कम के जो शिशु हैं, तो उनमें 1000 मेल शिशु पे 888 जो बच्चियां हैं फीमेल शिशु, और 1000 पुरुषों पे 2011 जो 11 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? 928। इसके क्या कारण हो सकते हैं? यह आगे क्या समाज समस्या पैदा कर सकता है? यदि समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी और उनका सम्मान होगा, तो उस समाज या प्रदेश में लिंगानुपात उच्च होगा, और जिस समाज में महिलाओं की स्थिति निम्न होगी उस समाज में लिंगानुपात भी निम्न होगा। तो ये है, तो देखिए आज भी जो है वो महिलाओं की स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। कईयों की अच्छी है, कईयों की बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन अधिकतर की अच्छी नहीं है। उसके लिए सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा कारण है, बहुत से कारण होते हैं जो जिम्मेदार हैं। जैसे जो बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए, उनकी अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर जैसे लोगों की सोच ये रहती है कि इसकी तो एक दिन शादी होनी है, इसको अगले घर जाना है। तो जितना खर्चा आदमी बेटी की शादी के लिए इकट्ठा करता है, या जो खर्चा करता है कि मैं इसकी शादी में इतना खर्च करूंगा, उस खर्च का 50% के अगर 10% भी लड़की के कैरियर पर ध्यान लगाए कि इसका कैरियर बन जाए, ये आत्मनिर्भर बने, तो समाज के अंदर कितना बदलाव होगा यह आपकी कल्पना से ही बाहर है। तो पेरेंट्स को लड़की को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए,
उसको वो सब चीजें सिखानी चाहिए, कैसे जीवन में आगे बढ़े। मैंने ये चीजें देखी, समाज में चीजें बहुत बारीकी से समाज को देखा है। लड़की को हर चीज में ये कहते हैं कि नहीं ये मत करो, वैसे मत करो, वैसे मत करो। इन्हीं चीजों के अंदर सिखाते सिखाते 20, 21, 22, 23 साल की उम्र हो जाती है। फिर अगले घर जाओ, अब जो करना है वहां कर लेना। तो वो फिर एक रोजगार के लिए जो एक बढ़ना चाहिए था, एक नौकरी जो लगनी चाहिए थी, खुद को आत्मनिर्भर होना चाहिए था, वो चीज हुई नहीं। तो फिर कई बार भविष्य में अगर कोई समस्या क्रिएट होती है, तो सबसे बड़ा हथियार उस समय जो होता है वो एक महिला के पास में होता है कि उसका कोई रोजगार का साधन हो। ये सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं। कई कहते हैं माँ बाप होते हैं, ठीक है मैं मानता हूँ बिल्कुल होते हैं, भगवान होते हैं, लेकिन भगवान भी साथ छोड़ देते हैं। तो फिर वो लास्ट में सबसे बड़ा हथियार एक ही बचता है, रोजगार। अपने पांव पे अगर कोई इंसान खड़ा है, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये चीजें मैं इस चीज में बहुत ज्यादा मैं जोर देता हूँ कि लड़की को आत्मनिर्भर बनाओ, कि वो कल को कोई भी अपनी नौकरी कर सके, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। सिर्फ सरकारी की बात नहीं है, अपना रोजगार का साधन कर सके। मेन चीज ये है, किसी पर डिपेंड ना रहे। और वो जैसा पालन पोषण है जो सिखाते हैं उसी पर डिपेंड करता है। अभी जो ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं, मैंने उसमें एक क्वेश्चन दिया था, 9th क्लास के अंदर ही है। उसमें झलकारी बाई का टॉपिक था। तो झलकारी बाई क्या है, जो रानी लक्ष्मीबाई है उनसे मिलती जुलती इनकी थी शक्ल। तो झलकारी बाई के लिए जो हुरोज था, जनरल हुरोज, वो कहता है कि झलकारी बाई जैसी महिला अगर 1% महिला भी हिंदुस्तान में हो जाए, तो हमें यहां से ये हिंदुस्तान छोड़ करके भागना पड़ेगा। तो वो तो जो जैसा हम सिखाते हैं वैसा ही भविष्य बनता है। अब है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारत सरकार द्वारा देश में महिला सशक्तिकरण और बेटियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जनवरी 2015 को देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों को शिक्षा द्वारा सामाजिक आर्थिक आधार पर आत्मनिर्भर बनाना है। तो ये एक अच्छी पहल सरकार कर रही है, और करना भी चाहिए, लेकिन समाज जब तक नहीं करेगा तब तक सरकार चाहे सर पीट पीट के मर जाए, जब तक समाज परिवार ये आगे नहीं आएंगे तब तक जो है वो उतना जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो आपको ध्यान में रखना है कि 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की है। आधुनिक तकनीकी द्वारा गर्भ में बच्चे के लिंग का पता लग जाने से कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, महिलाओं के प्रति हिंसा, बाल विवाह, पुरुष प्रधान समाज, प्रवास के कारण नगरों में पुरुषों का अधिक होना, शिक्षा और कार्य संबंधी भेदभाव आदि कारणों से वर्तमान में बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। तो ये बहुत से कारण बताए हैं इन्होंने। जैसे गर्भ में बच्चे का लिंग पता करवा लेते हैं कि वो लड़की है कि लड़का है। लड़की निकलती है तो उसको वहीं मरवा देते हैं, मतलब पेट में मरवा देते हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं। दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा कारण है। दहेज प्रथा के कारण महिलाओं के प्रति हिंसा, बाल विवाह है, पुरुष प्रधान समाज। तो ये देखिए, ये सब चीजों पे मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया है। और जो मेरा जितना मुझे ध्यान में मेरी जो भी मेरी समझ है, सबसे खतरनाक जो एक ही हथियार है और वो है आत्मनिर्भरता। लड़की को आप आत्मनिर्भर बनाओ, ये सब समस्याएं खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। कन्या भ्रूण तो खैर ये तो आपको करना ही पड़ेगा, जब बच्ची पैदा ही नहीं होगी तो बनाओगे किसको आत्मनिर्भर। लेकिन उस लड़की को आत्मनिर्भर बनाओ, तो ये सब समस्याएं बाकी की जो है वो कोई समस्या नहीं रहेगी। तो बहुत जबरदस्त चीज है आत्मनिर्भरता। इसलिए सरकार ने यह योजना बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की है। यह योजना हमारे देश और समाज के लिए एक वरदान है। यदि बेटियों को सुरक्षा प्रदान नहीं की गई तो निकट भविष्य में इनकी संख्या कम होने से लिंगानुपात घट जाएगा। इसका समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और शादी के लिए बेटियों की कमी और महिलाओं के प्रति अपराध जैसी कई समस्याओं का जन्म में होगा। तो विवाह में तो आएगी कमी। आप जैसे मान लीजिए हरियाणा की बात करें तो वहां महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। आप ये आंकड़े देखते ही हैं कि कई बार ये आंकड़े आते हैं। वो आमिर खान वाला एक आता था प्रोग्राम, मेरे नाम अभी जबान पे आ नहीं रहा, वो मतलब सीरियल अच्छा होता था। 1 घंटे का प्रोग्राम आया करता था आमिर खान का, कई दिन वो चैनल पे वो
अभी जबान पे नाम आ नहीं रहा है, उसमें समाज की जो जो कमियां थी, जो जो बुराइयां थी, उन पे कई बार जैसे दहेज प्रथा है या और भी कई तरह की समस्याएं हैं। तो उसमें भी हरियाणा के आंकड़े आए थे, उसमें हरियाणा के बहुत सारे जो लड़के हैं, 40 साल की उम्र होगी, 45 साल की होगी, 50 साल की होगी, लेकिन शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही। तो वही समस्या है कि जब लड़कियों को मारोगे तो बहू लाओगे कहां से? हम माँ चाहते हैं, बहन चाहते हैं, बहू चाहते हैं, फिर बेटी क्यों नहीं चाहते? ये है। अब है साक्षरता। जनसंख्या दर से किसी भी क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। यह जनांकी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। कौन सा? साक्षरता। सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार, राज्य की कुल साक्षरता 66.10% है। 76.6% के साथ कोटा राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, जबकि सबसे कम साक्षरता जो है वो जालोर में 54.9% है। तो टोटल ये बता रहे हैं कि राजस्थान के अंदर साक्षरता कितनी है 2011 की जनसंख्या के अनुसार? 66.10। सबसे ज्यादा राजस्थान में कहाँ है? कोटा में 76.6। और सबसे कम कहाँ है? जालोर में। पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः झुंझुनू और कोटा में सर्वाधिक है। यानी पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ है? झुंझुनू में। और महिला साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ है? कोटा में। और सबसे कम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़, और सबसे कम महिला साक्षरता जालोर। तो ये आंकड़े आपके बहुत काम के हैं। जालोर में देखिए सबसे न्यूनतम, जो सबसे कम साक्षरता है, एवरेज टोटल सबका मिला जुला करके, वो भी जालोर में है। और महिलाओं की सबसे कम साक्षरता भी कहाँ है? जालोर में। जालोर में जीरा बहुत होता है। तो वो जीरा, इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जालोर में जीरा बहुत होता है। तो महिला और पुरुष जो हैं वो जीरा जो है फसल लेने का काम ज्यादा करते हैं, तो वो सारे दिन जीरा ही लेते रहते हैं, जिस कारण से वो पढ़ाई नहीं कर पाते। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और जीरे वाला फैक्ट तो सही है, जालोर का जीरा है ही, जालोर में जीरा। तो आप ये देख लीजिए कुल राजस्थान में साक्षरता कितनी है? 66.10। सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है? कोटा में 76.6। सबसे कम कहाँ है? जालोर। ये 3 फैक्ट हो गए। चौथा फैक्ट क्या है कि पुरुष और महिला साक्षरता। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता क्या है? झुंझुनू। वो ऊपर आंकड़े दिए हुए हैं, जो सारणी थी उसमें। सबसे ज्यादा महिला साक्षरता कोटा, सबसे कम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़, और सबसे कम महिला साक्षरता जालोर। अब आता है धार्मिक संरचना। भारत की तरह हमारा राज्य भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राजस्थान। और यहाँ सभी प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग रह सकते हैं। यह राज्य हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और इन मुख्य धर्मों के कई संप्रदायों जैसे शैव, वैष्णव, सिया, सुन्नी, मेव, पठान की जन्म और कर्म भूमि है। यहाँ हिंदुओं का तीर्थ पुष्कर, जैनों का देलवाड़ा जो मंदिर है, देलवाड़ा के जैन मंदिर, और इस्लाम का यानी जो मुस्लिम धर्म है उनका अजमेर शरीफ जो दरगाह है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू धर्मावलंबियों की आबादी 88.5% है, मुसलमान 9.1%, और शेष जनसंख्या सिख, जैन और अन्य धर्मों के अनुयायियों की है। तो ये 2011 की जो जनसंख्या है। दोस्तों ये वाला आपको फिल करके मुझे लिख के बताना है, कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में कुल जनसंख्या, जनघनत्व, वृद्धि दर, लिंगानुपात, साक्षरता, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता, ये सब ब्लैंक स्थान आपको भर के और कमेंट करके बताने हैं। और आपके जिले की पहचान, आप राजस्थान में किस जिले से हैं, या आप अपने जिले का नाम लिखिएगा। जैसे मान लीजिए जयपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, तो आप जयपुर जिला लिखिएगा। और जयपुर, ये दूसरे वाले ऑप्शन के लिए बता रहा हूं, तो जयपुर जिला लिख करके, और उसके बाद यहाँ की कुल जनसंख्या, जनघनत्व, वृद्धि दर, लिंगानुपात, साक्षरता, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। ऊपर जो सारणी थी मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको। ये देख लीजिए, इसमें ये सारणी है। तो 17 नंबर तक आपको इसमें एक बार दिख रहे हैं। बाड़मेर तक, श्री गंगानगर से लेकर के बाड़मेर तक आपको नजर आ रहे हैं।
पहली लाइन के अंदर कुल जनसंख्या है, दूसरे में जनघनत्व, तीसरे में वृद्धि दर, चौथे में लिंग अनुपात, फिर उसके बाद साक्षरता, फिर पुरुष और फिर महिला साक्षरता। तो बाड़मेर तक हो गए। और ये बाड़मेर के बाद में है 18 नंबर से लेकर के और 33 नंबर तक। तो ये भी सब आपके सामने है सारणी। तो इस सारणी को देख लीजिए, ये आपको इसमें फिलअप करके और लिखना है। अब आता है भाषाई परिदृश्य। राजस्थान की आधिकारिक भाषा हिंदी है, लेकिन आम बोलचाल और लोक साहित्य में राजस्थानी और उसकी सहयोगी भाषाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थानी आर्य भाषा परिवार का एक भाषा समूह है, जिसमें कई बोलियां हैं, जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, ढूंढाड़ी, शेखावटी आदि प्रमुख हैं। आपकी देखिए कौन सी बोली है, ये आप लिख के बताइएगा, कमेंट कीजिएगा इसको भी कि आपकी कौन सी बोली है, किस क्षेत्र की। इसके अलावा यहाँ भिली, मेवाती, गुजराती, उर्दू और ब्रज भाषा भी बोली जाती है। ये भाषाएं राज्य के अलग अलग प्रदेशों में अवश्य बोली जाती है, लेकिन उन्होंने एक लंबे समय से एक दूसरे के साथ सामाजिक और व्यापारिक लेन देन के माध्यम से लगातार संबंध बनाए रखा है। तो ये कई बोलियां हैं। अब आती है राजस्थान, ये अनुसूचित जनजातियां। राजस्थान के सतरंगी सांस्कृतिक परिवेश को राज्य की जनजातियां और भी आकर्षक बनाती हैं। अनुसूचित जनजातियां अधिकतर गांव में, पहाड़ों, पठारों और जंगलों में निवास करती है। अधिकांश खेती। ये एक मैप है, इसमें देखिएगा। जैसे पहला जो है नायका या नायकड़ा जो जनजाति है, ये यहाँ दिखा रखा है बीकानेर साइड में। और गरासिया जनजाति है, ये सिरोही के अंदर है। यहाँ आपको गरासिया जनजाति देखने को मिलेगी। भील गरासिया, तो भील जनजाति देखिए कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। पश्चिमी राजस्थान में है, दक्षिणी राजस्थान में है, मध्य राजस्थान में भी मिलेंगे, झालावाड़ में मिलेंगे। मीणा, तो मीणा देखिए जब उत्तर की तरफ भी है, पूर्व की तरफ भी है, मध्य में भी है, तो हर तरफ है। मजदूरी, जंगल के उत्पाद को एकत्रित कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। राजस्थान में जनजातीय आबादी सिरोही से प्रारंभ होकर उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा जिलों से होते हुए बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर जिलों के बीच निवास करते हैं। राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं भील, गरासिया, मीणा और सहरिया है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है। इनके अतिरिक्त भील, गरासिया, सहरिया जनजातियां भी प्रमुख हैं। सहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है। किसको? सहरिया को। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील। भीलों की भाषा में द्रविड़ या मुंडा भाषा के शब्द पाए जाते हैं। दक्षिणी राजस्थान में इसे वागड़ी या भीली कहते हैं। इनकी मुख्य आजीविका कृषि और वन से जो भी उपजे हुए प्रोडक्ट होते हैं, सामान वन से जो भी होता है। मीणा जनजाति की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और उदयपुर जिलों में निवास करती है। और इसके बाद में सहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द शहर से हुई है, जिसका अर्थ जंगल या वन में निवास करने वाले लोग हैं। राजस्थान के 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में सहरिया सर्वाधिक हैं। 12 जिले में। कृषि, मजदूरी, लकड़ी और वन से उपज जो भी एकत्रित करना इनकी आजीविका के मुख्य साधन हैं। तो मित्रों, इसमें इस प्रकार से है। और जो मीणा जनजाति है, इनका तो जो है वो शासन भी रहा है। जैसे आप जानते हैं कि जो आप जयपुर का इतिहास पढ़ते हैं, तो 1137 में जब जो दुल्हे राय जी आते हैं, तो उस समय आमेर में किसका शासन था? मीणाओं का शासन था। तो 1207 के अंदर कोकिल देव ने जो है वो आमेर के मीणाओं को पराजित करके और आमेर पर अधिकार किया था। और कौन था कोकिल देव? तो जो जयपुर के जो शासक हैं, कछुआ राजवंश, इन्हीं का ही वंशज था, दुल्हे राय जी का। और बूंदी की तरफ आप बूंदा मीणा नाम से शासक आता है। तो वही स्थानों पर देखिए जयपुर वगैरह हैं, दौसा
और सवाई माधोपुर, करौली, उदयपुर, तो इन क्षेत्रों में आपको मीणा मिलेंगे। अब आता है शब्दावली। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। वनोपज क्या होता है? वनों से प्राप्त उपज। प्रवास क्या होता है? किसी स्थान को स्थायी रूप से छोड़कर जाना। और जैसे आप कई आप शब्द सुनते हैं, ये प्रवासी भारतीय, तो वो कौन? वो यहां से छोड़ के जो चले गए बाहर। आप्रवास, किसी स्थान को स्थायी रूप से छोड़ करके आना, तो इसको हम आप्रवास कहते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया। सबसे प्राचीन कौन सी है? तो भील। राजस्थान के किस भौतिक विभाग में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सबसे कम कहाँ पाया जाता है? मरुस्थल में। तो इसका बी हो जाएगा, ख, मरुस्थल। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता कितने %? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कितना लिंगानुपात है राजस्थान में? और हमारा राज्य भी एक कौन सा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष है। इन तीन के जवाब दे दीजिएगा आप। ए, ब, से। तो दोस्तों, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, वो है अध्याय 8, पर्यटन और परिवहन। और इसके साथ ही आपका 8वां चैप्टर कंप्लीट होते ही ये 8वीं क्लास के भूगोल के जो 8 चैप्टर हैं, ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके बाद हमारी 9th क्लास शुरू होगी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण 9th और 10th जो है वो तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ मैं कुछ और भी सोच रहा हूं कि 11वीं 12वीं के काफी विद्यार्थियों ने कह दिया कि सर 11वीं 12वीं के भी करवा दो। तो 11वीं 12वीं का भी ये चीजें कंप्लीट हो जाएगी। अब अपने जो है वीडियो की स्पीड भी बढ़ा दी। अब जैसे ये 1 घंटे से ऊपर का वीडियो बना है और इसमें एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया, तो थोड़ा स्पीड भी अपने बढ़ाई है ताकि ये चीजें जल्दी जल्दी आपकी कवर हों। तो उसके बाद 11वीं 12वीं का मैं सोच रहा हूं कि जो टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। अब जैसे इतिहास में 11वीं की है राजस्थान की, तो वो विश्व का इतिहास है, तो आपके तो अभी तो कोई काम का है नहीं है। तो एक बार जैसे 12वीं वाली काम के, तो उसमें जो टॉपिक आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस कुछ काम के हैं, वो चीजें आपको करवा देंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूं। पहला टारगेट तो 6 से 10th कंप्लीट करना है, वो उसके बाद की बात है। स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, तभी चीजें पूरी होती है। ज्यादा दूर का नहीं सोचना चाहिए एक बार। तो दोस्तों, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे और फिर आएगा 9th। और बहुत ही धांसू धांसू और अच्छी अच्छी चीजें, अच्छा अच्छा शानदार मैटर दे रखा है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।